नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच पॉलिटी की रिवीजन क्लास। इस क्लास में हम पॉलिटी की क्लास का रिवीजन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम का कथन, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है इस दर्द को झेलते रहो क्योंकि कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम विविध यानी कि मिक्स क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन पर आधारित टॉपिक्स को देखेंगे। 14 सितंबर 2023 ब्रह्मास्त्र बैच की क्लास का रिवीजन करेंगे हम। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, इसमें कौन कौन शामिल था, आइए इनका नाम देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ये प्रधानमंत्री थे और विदेशी मामलों के मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बने। जॉन मेथाई ये रेलवे मंत्री बने। डॉक्टर BR अम्बेडकर ये विधि मंत्री या कानून मंत्री बनाए गए। सरदार बलदेव रक्षा मंत्री बनाए गए। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई। सरमुखम शेट्टी को वित्त मंत्री बनाया गया। वर्तमान मंत्रिमंडल देखते हैं जो 17वीं लोकसभा की मंत्रिमंडल है। वर्तमान में PM है नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री एवं पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, याद रखेंगे आप। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल हैं। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं। सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं। शिक्षा मंत्री आप याद रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं, याद रखेंगे आप। महुआ आवास एवं शहरी, इसे महुआ भी कहते हैं, याद रखेंगे हरदीप पुरी हैं। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। खेल मंत्री हैं वर्तमान के अनुराग ठाकुर। पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं किरण रिजिजू। अब देखते हैं समितियों के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। संसदीय समितियां, ये 2 समितियां होती हैं, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य केवल लोकसभा के मेंबर होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें केवल लोकसभा के मेंबर शामिल होते हैं। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी समिति सबसे बड़ी समिति है, तो राइट आंसर होगा प्राक्कलन समिति। दूसरा है लोक लेखा समिति, इसके अंतर्गत 22 सदस्य आते हैं। 22 सदस्य में 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से होते हैं। यह CAG का मित्र होता है जो कि मार्गदर्शक होता है। लोकसभा का विपक्ष नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। अगला टॉपिक है अविश्वास प्रस्ताव। यह क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, तो ये विपक्षी दल के लोग लाते हैं। किसके खिलाफ लाएगा, तो मंत्रिपरिषद या मंत्री के खिलाफ लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। कहाँ लाएगा, तो यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, तो यह केवल लोकसभा में लाया जाएगा। शर्त क्या है, तो न्यूनतम 50 MP होने चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। अगर यह प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार के पास में बहुमत नहीं है, मतलब कि
सरकार गिर जाएगी यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो। अगली टॉपिक है फंड या निधि। दो प्रकार की निधि होती है, संचित निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि यह आर्टिकल 266 में वर्णित है, आकस्मिक निधि 267 में वर्णित है। भारत सरकार की आय एवं व्यय, विदेश उधार आदि का विवरण संचित निधि में होता है। यदि संचित निधि से धन निष्कासन करना हो तो विनियोग विधेयक पास करवाना पड़ता है। संसद में यह बिल पास होगा, विनियोग विधेयक, यदि संचित निधि से धन निष्कासन करना हो तो। अब देखते हैं आकस्मिक निधि। यह आर्टिकल 267 में वर्णित है। आपदा के समय आकस्मिक आपदा में राष्ट्रपति के द्वारा यह धन निष्कासन किया जाता है। राष्ट्रपति सरकार को धन प्राप्त करवाती है। अगला है संसद सत्र यानी सेशन। एक वर्ष में 2 सत्र होना अनिवार्य है, क्योंकि 2 सत्र के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है। सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, लेकिन मिनिमम 2 सत्र होना चाहिए संसद के सेशन के लिए। आइए देखते हैं कौन कौन से 3 सत्र हैं। पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। बजट सत्र यह जनवरी से मई के बीच होता है। मानसून सत्र का आयोजन जुलाई से अगस्त माह में होता है। शीतकालीन सत्र यह दिसंबर माह में आयोजित होता है। सबसे बड़ा सत्र बजट सत्र होता है और सबसे छोटा सत्र होता है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह जनवरी से मई के बीच आयोजित होता है, वर्ष का पहला सत्र है और यह सबसे बड़ा सत्र होता है। राष्ट्रपति द्वारा अनिवार्य रूप से संबोधन होगा, यानी बजट सत्र में अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति संबोधन देते हैं। नोट पॉइंट, राष्ट्रपति का संबोधन 2 बार अनिवार्य रूप से होगा। पहला, वर्ष का पहला सत्र यानी बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति का संबोधन अनिवार्य रूप से होगा। दूसरा, चुनाव के बाद नई लोकसभा के दौरान राष्ट्रपति का संबोधन अनिवार्य रूप से होगा। सत्र या सेशन के दौरान आइए देखते हैं। सत्र के शुरुआत में पहला घंटा कहलाता है प्रश्नकाल, जिसे क्वेश्चन आवर कहते हैं। पहला घंटा तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टार क्वेश्चन। यह मौखिक प्रश्न होते हैं यानी ओरल क्वेश्चन होते हैं और इसके आंसर भी मंत्रियों के द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। मौखिक प्रश्न के दौरान पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, यानी काउंटर प्रश्न पूछे जा सकते हैं सवाल जवाब के दौरान। दूसरा टाइप होता है अतारांकित प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर देने के बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, यानी काउंटर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला शून्यकाल। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल स्टार्ट होता है, जिसे 0 आवर कहते हैं। प्रश्नकाल के ठीक बाद यह स्टार्ट होगा। पहले यह 12 से 1 PM का टाइम था, इस समय यह 1 PM से 2 PM का टाइम हो चुका है। यह चेंज होते रहता है, इसे आपको याद नहीं करना है। शून्यकाल शब्द यानी ये टर्म भारतीय मीडिया इसकी जनक है। विचार विमर्श या डिस्कशन होता है शून्यकाल के दौरान। गण पूर्ति यानी कोरम क्या होता है, तो गण पूर्ति किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या गण पूर्ति कहलाती है। यह संख्या कुल सदस्यों का 1/10 होना अनिवार्य है। साइन डाई क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना साइन डाई कहलाता है। इसे स्थगित कौन करेगा, तो सदन का अध्यक्ष स्थगित करता है। सत्र को बुलाने और समाप्त करने केंद्र में अधिकार राष्ट्रपति के पास है और राज्य में अधिकार राज्यपाल के पास है। सत्र को स्थगित करना हो तो इसे कौन करेगा, तो सत्र को स्थगित सत्र का यानी सदन का अध्यक्ष करता है।
नोट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक विशेष सत्र का आयोजन होने वाला है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। गुलेटिन क्या होता है? गला घोटकर मार देना, यानी कि आप इससे समझ सकते हैं समय की कमी होने पर बहस को हटाकर सीधा मतदान करवाना। किसी भी बिल को पास करवाने के लिए सामान्यतः बहस होना चाहिए, लेकिन कभी कभी मंत्रिमंडल के द्वारा समय की कमी का हवाला देते हुए बहस को हटाकर सीधा मतदान करवा दिया जाता है। इसे गुलेटिन कहते हैं। MP लेट्स क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। संसद को 5 करोड़ रुपए 2 किस्तों में प्रदान किए जाते हैं, यानी 2.5 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं प्रतिवर्ष। इस धन को लोकसभा के MP जो कि इलेक्टेड होते हैं लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में खर्च कर सकते हैं। राज्यसभा के MP ये भी इलेक्टेड होते हैं, जो राज्य में कहीं भी जिस राज्य से वो चुने गए हैं MP वहाँ खर्च कर सकते हैं। 12 राज्यसभा के MP जो नॉमिनेटेड हैं, यानी मनोनीत सदस्य हैं 12, वो संपूर्ण भारत में कहीं भी खर्च कर सकते हैं। नोट पॉइंट में देखते हैं MP लेट्स का धन नॉन लैप्सेबल होता है, यानी कि यह खर्च यदि नहीं होता है तो इसे लैप्स नहीं किया जाएगा। अगर धन 1 वर्ष में खर्च नहीं हुआ तो वह अगले वर्ष काउंट होगा। पंचायती राज के बारे में देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंचायती राज संविधान के भाग 9 में है। अनुसूची 243 से 243 ओ में वर्णित है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ में वर्णित है। अनुसूची है 11। एक बार फिर से देख लीजिए, यह संविधान के भाग 9 में वर्णित है पंचायती राज, और पंचायती राज अनुच्छेद 243 से 243 ओ में वर्णित है। पंचायती राज अनुसूची 11 में है, और इसमें कुल विषय कितने हैं? तो पंचायती राज में कुल विषय 29 हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन के जनक रिपन है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन दिया हुआ है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू करने के लिए सिफारिश की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज में ग्राम पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट की बात की गई। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत की गई। उद्घाटन इसका किया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज पर आधारित चुनाव करवाए गए, यानी 3 स्तर पर चुनाव हुए 1959 में। नोट पॉइंट देखते हैं। अशोक मेहता समिति यह द्विस्तरीय पंचायती राज समिति थी, यानी अशोक मेहता के द्वारा सिफारिश की गई 2 स्तरीय पंचायती राज के लिए। ब्लॉक स्तर पर इन्होंने समाप्त करने के लिए कहा, केवल ग्राम और जिला स्तर पर चुनाव करवाने के लिए कहा गया। अगला है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, इम्पॉर्टेंट है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू करवाया गया, यानी कि यह संविधान में जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, और लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। पंचायती राज का वर्णन भाग 9 में है। आर्टिकल है 243 से लेकर के 243 ओ, और अनुसूची है 11, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर निकाय यानी संशोधन करके इसमें अनुसूची 9A जोड़ा गया,
जो कि नगर निकाय से संबंधित है। आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ZG आर्टिकल जोड़े गए। अनुसूची है 12 जिसमें कुल 18 विषय हैं। 243 G में है पंचायत की शक्ति, जो कि 29 विषय हैं, यही पंचायत की शक्तियां हैं। 243 I में पंचायत का राज्य वित्त आयोग है। 243 K में पंचायत का चुनाव है। 243 Y में नगरीय निकाय राज्य वित्त आयोग है। 243 ZD में जिला आयोजन समिति है। 243 ZA में नगरीय निकाय जो कि राज्य निर्वाचन आयोग है। पंचायती त्रिस्तरीय संरचना में कौन कौन शामिल है? तो ये ग्राम, खंड और जिला स्तर की संरचना होती है। ग्राम मतलब ग्राम पंचायत से है, खंड का अर्थ पंचायत समिति होता है, जिला से जिला परिषद। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच होता है, यह प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है। पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान या ब्लॉक प्रमुख भी कहा जाता है इसे। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिला परिषद का प्रमुख जिला प्रमुख होगा। प्रशासक इसका कौन होगा? तो ग्राम पंचायत स्तर का प्रशासक वीडीओ यानी सबसे बड़ा अधिकारी वीडीओ होगा। पंचायत समिति का सबसे बड़ा अधिकारी प्रशासक होगा खंड विकास अधिकारी यानी वीडीओ, और जिला स्तर पर प्रशासक होगा मुख्य कार्यकारी अधिकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।